नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रूस के बाद क्या चीन करेगा हमला, ताइवान में घुसे 9 लड़ाकू विमान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हर नागरिक के हाथ में हथियार, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कुछ देर में बात करेंगे पीएम मोदी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समझ लीजिए कि परिवारवादियों का खेल हो गया है यूपी में खत्म, एग्जिट पोल का मत कीजिए इंतजार। पीएम मोदी ने ईवीएम का जिक्र कर कही बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक, गृह मंत्री शाह और एनएसए डोभाल भी उसमें मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस की ओर से युद्ध छेड़े जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संबंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इस बैठक में रूस यूक्रेन संकट के आर्थिक प्रभाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के तरीकों समेत कई अन्य जरूरी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद एक विशेष सैन्य अभियान के तहत गुरुवार को यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल दागी और यूक्रेन के तट पर अपने सैनिकों को उतारा। पूर्वी यूरोपीय देश पर रूस के हमले से बाजारों में हलचल मच गई और इस घटनाक्रम के बीच शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस के बाद क्या चीन करेगा हमला, ताइवान में घुसे 9 लड़ाकू विमान। जी दोस्तों, एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है तो वहीं चीन के तेवर भी आक्रामक दिख रहे हैं। उसके 9 विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसा किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यूक्रेन पर रूस के हमले वाले दिन ये घटना सामने आई है और ताइवान ने इस बारे में शिकायत की है। इसके पहले पिछले साल नवंबर में चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। गुस्साए ताइवान ने इसके बाद इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। ताइवान पर चीन अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। पिछले 2 सालों में चीनी वायुसेना ने लगातार ऐसे मिशन को अंजाम दिया है और इनकी शिकायत ताइवान करता रहता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठ के ताजा मामले में 8 चीन के G-16 लड़ाकू और एक Y-8 टोही विमान शामिल थे। इन्होंने दक्षिण चीन सागर के शीर्ष छोर पर ताइवान के नियंत्रण वाले प्रतास द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में उड़ान भरी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हर नागरिक के हाथ में हथियार, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से जारी तनाव के बीच गुरुवार सुबह दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गई है। सुबह से जारी युद्ध में दोनों देशों के कई सैनिकों ने जान गंवाई है और इस बीच यूक्रेन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकेंगे नहीं और डटकर मुकाबला करेंगे। इस क्रम में यूक्रेन ने अपने सभी नागरिकों से युद्ध में योगदान देने के लिए कहा है। यूक्रेनी सरकार ने नागरिकों से कहा है कि जो भी नागरिक देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, हम उसे हथियार देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम गुरुवार से बहुत तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और अब यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं यूक्रेन का दावा है कि आम लोग भी मारे गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि यूक्रेन संकट को लेकर अब पीएम मोदी एक हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं और बताया जा रहा है कि यूपी से लौटने के बाद पीएम मोदी ने ये बैठक कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट को लेकर सूत्रों का कहना है कि गुरुवार रात को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। और वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री ने हालातों को लेकर आश्वासन देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा भारतीयों को जल्द से जल्द और सुरक्षित निकाला जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि यूक्रेन की हालत गंभीर है, लेकिन भारत चाहता है कि
शांति कायम रहनी चाहिए और बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले का असर वैश्विक शेयर बाजार पर सुबह से दिख रहा है। भारत का शेयर बाजार भी इससे प्रभावित है और अब दोपहर तक स्थिति ने भयानक रूप ले लिया है। सेंसेक्स 2700 से ज़्यादा अंक गिर गया है और निफ्टी गिरकर 16,400 पर आ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में परिवारवादियों का खेल खत्म, एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। पीएम मोदी ने ईवीएम का जिक्र कर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने विपक्ष का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि 5वें या 6ठे चरण के मतदान खत्म होंगे, उसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार इन्होंने 4थे चरण में ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया है। अब ये ईवीएम को गाली देना शुरू करें तो समझ लें कि इनका खेल खत्म हो गया। मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि घोर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक संप्रदायवाद की, जातिवाद की और क्षेत्रवाद की राजनीति की है। इनकी राजनीति का दायरा संकुचित है, सीमित है, संकीर्ण है। भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है, सर्वसमावेशी है और पहले की सरकारों में किसान के काम ना होने की एक और बहुत बड़ी वजह थी कि जातिवाद और भाई भतीजावाद। इसी के साथ परियोजना बनने से लेकर पास होने तक और उसके काम शुरू होने से पहले ठेकेदार तक में भाई भतीजावाद, कुंभ जैसे पवित्र काम में भी ये गोरख धंधे इन्होंने किए। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपके सहयोग से संपन्न हुए कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को दुनिया ने सराहा। यूनेस्को ने हमारी इस कुंभ की परंपरा को विश्व विरासत का दर्जा दिया और पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का सिलेबस यूपीएससी से अलग होता था। हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस एक जैसा कर दिया। अब उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि ये लोग नौकरी के नाम पर फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि इन लोगों ने अपने 10 साल के शासन में सिर्फ 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज जरूर कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष पर बरसे अमित शाह, कहा बुआ भतीजा ने यूपी को गर्त में डाला। जी हाँ दोस्तों, जिले के किसान डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन ये देश की 8वें 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 5 साल के अंदर ही योगी जी ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर लाने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सुशासन के राज को स्थापित किया है। सपा की सरकार में गुंडाराज, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज प्रदेश में कट्टे नहीं बनते। अब प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूद जनसमूह से 300 सीटों का संकल्प के साथ एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार का दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 4 चरणों में ये सुनिश्चित हो चुका है कि सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने ही वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, पीएम मोदी बोले सशक्त उत्तर प्रदेश के बिना मजबूत भारत की कल्पना नहीं, नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर तंज। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत चाहता है बनी रहे शांति, युद्ध को बढ़ावा देने वाली कोई स्थिति ना हो पैदा। जी हाँ दोस्तों, रूस व यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस मामले में बनारस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में सरकार की रणनीति को स्पष्ट किया। कहा कि वहां पढ़ने गए छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसके लिए एक जहाज भेज दिया गया है। दोनों देशों की सरकारों के बीच संवाद बराबर हो रहा है।
कुछ छात्रों को भारत लाया भी जा चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध का भारत समर्थन नहीं करता। भारत ने शांति की अपील की है। वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को कहा कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन के छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। यूक्रेन ने सुरक्षा के मद्देनजर नागरिक विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरा विश्व युद्ध होगा, झुकेगा नहीं यूक्रेन। बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने किया हमला, अमेरिका भी तैयार। जी हां दोस्तों, पहली बार यूक्रेन ने भी मान लिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है और इस संबंध में BNO न्यूज की ओर से जानकारी दी गई है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। रूस ने बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ा है। युद्ध रोकना UN का काम है। यूक्रेन ने कहा है कि कीव पर कब्जे का प्रयास किया गया है और मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग रेड लाइन पार कर गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जंग के लिए रूस जिम्मेदार होगा और पूरे हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। वो रेड लाइन पार कर चुके हैं और रूस ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की है। साथ ही दावा किया है कि इसका मकसद नागरिकों की रक्षा करना है। पुतिन ने टेलीविजन पर एक संबोधन में कहा है कि यूक्रेन द्वारा पेश किए जा रहे खतरों के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है। रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। पुतिन ने कहा कि खून खराबे के लिए यूक्रेन का शासन जिम्मेदार है। पुतिन ने अन्य देशों को आगाह किया कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्लावर्स साबित हुआ चीन से खरीदे पाकिस्तान के युद्ध टैंक और बंदूकें नहीं कर पा रहे हैं फायर। जी हां दोस्तों, हथियार के लिए चीन पर निर्भरता पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। हाल ही में चीन से खरीदे गए युद्धक टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हो गई हैं। डिलीवरी के बाद टैंक और बंदूकें टेस्टिंग में फेल रहे हैं और फायर नहीं कर पाए। लंबे समय तक पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों से चीन का रुख किया है, जिसमें उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने बंदूकों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है और इसके अलावा युद्धक टैंकों के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है और ये फेल क्यों हो गई इसका पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता यह है कि जो टैंक और बंदूकें ट्रायल में ही फेल हो गई हैं, वो आगे कैसे काम करेंगी। तो दोस्तों, चीन का माल ही होता है, ये पाकिस्तान को अब पता चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया इलाके में मंडराता दिखा ड्रोन और सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अरनिया इलाके में ड्रोन दिखाई देने के बाद सर्च अभियान चलाया गया है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन दिखने की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन देखा गया और सुरक्षा बल के जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद ड्रोन गायब हो गया। और इससे पहले भी कई इलाकों में 7 जनवरी को ड्रोन मिला था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, कहा चौथे चरण में ही भाजपा ने जीत लिया है उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों में हुए मतदान का रुझान देखकर ही स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त हो गया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक हुए मतदान में ही भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे हताश व निराश हो चुके विपक्षी नेताओं की भाषा व भाव भंगिमा पूरी तरह से विक्षिप्त जैसी हो गई है। भाजपा प्रवक्ता बुधवार को यहां भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की हताशा का आलम यह है कि तीसरे चरण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां चुनावी रैली में पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करते पकड़े गए, वहीं 5वें चरण के चुनावी रैली में भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को
तिरस्कार पूर्वक हटाने और उसे लेने से इनकार करके निंदनीय काम कर दिया। भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के प्रति वो दिल से कैसा दुर्भाव रखते हैं, ये आज की घटना से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर आ रही है भाजपा सरकार, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने कहा कि मौसमी नेता, कोरोना आया तो गायब हो गए, अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काने लगे, लेकिन अपनी बारी आई तो चुपचाप उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर विधानसभा अंतर्गत पुलिस लाइन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी उपस्थित भीड़ को देखकर गदगद हो गए और हाथ उठाकर जनता का उन्होंने अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने सिराथू विधानसभा प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित मंझनपुर विधानसभा प्रत्याशी लाल बहादुर के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर आग्रह किया और कहा कि आगामी 27 फरवरी को जब आप वोट देने जाएं तो बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं, गुंडे माफियाओं की सरकार से छुटकारा पाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जैसे ही कौशाम्बी में हुआ, उनकी एक झलक पाने के लिए जनता बेताब हो उठी। हजारों की संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंचे और अपने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान से सुनने लगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले कृषि और ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है बजट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। अपनी चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10 से 12 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होना अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि अगर हमारे किसानों को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आगे बढ़ेंगे तो बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहेगा। बजट जीवन परिवर्तन, कृषि परिवर्तन और ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसी ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है और सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा दी है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार भी अब 11,000 करोड़ का हो चुका है। इसका एक्सपोर्ट भी 6 वर्षों से 2,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ का हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह की उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बुधवार को चौथे चरण के मतदान के बाद अब भाजपा के स्टार प्रचारकों का अगला पड़ाव 5वें तथा 6ठे चरण के मतदान वाले क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कांग्रेस के गढ़ अमेठी के बाद प्रयागराज में चुनावी सभा करेंगे। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की बहराइच तथा बस्ती में चुनावी सभा होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुशीनगर तथा बनारस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में सभा होगी और इस चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से है। दिल्ली सहित देश में अलग अलग राज्यों में 2 मार्च के तक होगी भारी बारिश और बर्फबारी, और कहां बरसेंगे बादल ये आपको बता दें दोस्तों कि आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली और 4 दिनों में पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश और बर्फबारी जारी है और इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से ताज़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 फरवरी को बारिश की संभावना है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस से बढ़ते विवाद के बीच यूक्रेन ने पूरे देश में लागू की इमरजेंसी, 1 महीने तक ये रहेगा जारी। जी हाँ दोस्तों,
खतरा लगातार बरकरार है और रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच नई उपग्रह इमेजरी में रूसी सेना को यूक्रेन के साथ सीमा पर अधिक उपकरण और सैनिकों को इकट्ठा करते देखा जा सकता है। इस नए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच जंग का खतरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने अब पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन ने 2 क्षेत्रों के अलावा सभी यूक्रेनी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। थल सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर शांति हमारी प्रतिबद्धता, लेकिन हर संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार है हमारी सेना। जी हाँ दोस्तों, जनरल MM नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना देश की सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के साथ उन्होंने आज लड़े जाने वाले युद्धों के तारीख में आए बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी क्षमता बढ़ा ली है। सेना प्रमुख 4 पैराशूट बटालियनों को यहां प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट स्कॉलर्स से सम्मानित करने के बाद वो बोल रहे थे। इसे सेना में निशान सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।